जाऊं? हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? वेरी 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 वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समृद्धि और अगर आपको आपकी समृद्धि मैम दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है तो बना दो भाई जल्दी से प्यारे प्यारे सनफ्लावर इन द चैट एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक मच अवेटेड क्लास। तो भाई जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कैसे हैं? गुड नाइट बोल रहे हैं, ठीक है बेटा सो जाओ। एक काम करो, जिस तुम कर रहे थे ना 3 महीने से, सो रहे थे ना 3 महीने से, नहीं करी पढ़ाई तो अभी भी जाके सो जाओ। चलिए, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भारी मात्रा में जुड़ गए हैं। तो सभी पीजेपी मेंबर्स यानी कि पूकी जनता पार्टी मेंबर्स के बच्चे जल्दी से बेटा अपनी अटेंडेंस लगा दो। सो कौन कौन है यहाँ पर देखते हैं। वी हैव प्रणव, पूजा, पुष्पिता, अरुण, आराध्य, यंग कृष, ओके, जागृति, संस्कृति, आरुष, सैयद, विनोद, गायत्री, सिद्धार्थ, देबुलीना, देवेश, मिथिलेश, आदित्य, योगिता, यश, अनामिका, मेहरीन, सिद्धांत। ओके भाई, तो कुछ कुछ बच्चों के नाम यहां पर मैंने ले दिए हैं। तो जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। तो बेटा हमारी आज की ये जो क्लास है ये सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में बेटा हम जितने भी चैप्टर्स आपके अभी तक साइंस में हो चुके हैं, वेदर इट इज बायो, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज फिजिक्स, राइट, साइंस, आपकी जो पूरी साइंस है बेटा जिसमें हम उन चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग पीरियोडिक टेस्ट या यूटी टेस्ट में आने वाले हैं। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये लग रहा है यार मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बट मेरी काफी सारे टॉपिक्स की बैकलॉग है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने हमसे उड़ान बैच में पढ़ लिया है बट अब उसको लग रहा है कि मुझे क्विक रिवीजन करनी है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अभी तक कोई भी बैच नहीं ज्वाइन किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि हमको तो सब कुछ आता है, हमको किसी की जरूरत नहीं है मुन्ना, राइट, बट मुन्ना एंड मुन्नी को अब लग रहा है कि यार कोई ना कोई तो बैच ले लेना चाहिए बिकॉज बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है बोर्ड एग्जाम्स की जब बात होती है। तो आज की क्लास जब आप ये अटेंड कर लोगे तो आपके बेटा जितने भी पेंडिंग चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे और उसके बाद बेटा आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो हमारे उड़ान 2.0 बैच में, जिसकी क्लासेस ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुकी हैं और ये वाले चैप्टर्स वहां पे हो भी गए हैं। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, अगर आज ये क्लास देख लेते हो तो तुम्हारी 90 से 95% जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल बी स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें बेटा, सो दिस इज मी यार समृद्धि मैम, भूखी मैम, और आज आपको समृद्धि मैम पढ़ाने वाली है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब भाई दोनों ही चैप्टर क्या है, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करूं काफी लंबा चैप्टर है बट हमें इस चैप्टर को स्मार्टली पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, राइट। तो आज मैं आपको थ्योरी तो कराऊंगी ही कराऊंगी एंड जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद फटाफट उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी और आप देखोगे बेटा आपके यूटी में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। When it's come to control and coordination chapter, भाई एनसीईआरटी मत पढ़ना, इस चैप्टर को पढ़ना है तो बेटा मेरा लेक्चर देखो, नोट्स जो मैं दे रही हूं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, यूटी में तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, ये मैं बोल रही हूँ। एंड अगेन इसके भी क्वेश्चन क्या है बेटा हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो पहले कंप्लीट थ्योरी फॉर लाइफ प्रोसेस, देन उसके क्वेश्चंस, देन कंप्लीट थ्योरी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होने वाली है बेटा, वी विल ट्राई टू वाइंड अप दीज 2 चैप्टर्स इन 2 hours, राइट। सो विद इन 2 hours मैं क्या करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि हम इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीटली क्या कर सके, कवर कर सके एंड उससे भी कम में हम करेंगे कोशिश तो भाई उससे कम में हो जाए, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है बेटा फोकस रहना होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोशिश ये करो कि लाइव चैट बंद कर दो, सिर्फ मुझे देखो, फुल स्क्रीन पे वीडियो देखो, एनसीईआरटी सामने रखो एंड सुनते जाओ। और आज बेटा जब ये बायोलॉजी की क्लास खत्म होगी ना तो जो इसका पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगी, तो जरूर उनको कहीं पे सेव कर लेना और अपने यूटी में जाने से पहले नोट्स को जरूर देखना।
जो नोट्स हैं बेटा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे जाके इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समृद्धि शर्मा, ये क्या है, हैशटैग नहीं, अंडरस्कोर मैम, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो कि याद से आपको क्या करने हैं बेटा, सेव करके रखने हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। कोई सवाल, कोई सवाल पहले ही पूछ लो बेटा, फिर एक बार मैं फ्लो में आ गई तो फिर मैं नहीं सुनूंगी। एक बार जो मैंने सोच लिया तो सोच लिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। वो डायलॉग मेरे को ही याद रख के लिखा गया था। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? नहीं, नो, नाइको, रेडी स्टडी गो करें, रेडी स्टडी गो करें, जल्दी बताओ भाई, रेडी हो, जल्दी बताएं, रेडी हो? यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी। जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। तो बेटा ये जो मोटिवेशन है ना, ये जैसे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में है ना, ये आखिरी तक रहना चाहिए। तो ये किसी और के लिए नहीं बेटा, खुद को बोलो, चाहे चैट में मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां बैठे हो ना खुद को बोलो, आई कैन, आई विल, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। लिखना नहीं है, मत लिखो, बट एक बारी खुद को बोल दो, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, कर लूंगी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बेटा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब लिविंग, लाइफ मतलब लिविंग, प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेसेस जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब ये प्रोसेस अगर नहीं होंगी, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जैसी प्रोसेस नहीं होंगी तो हम मर जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे मैम, ऐसे कैसे मर सकते हैं? बेटा खाना नहीं खाओगे, 1 साल तक जिंदा रह जाओगे क्या? नहीं। रेस्पिरेशन बेटा, सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, ऑक्सीजन के बिना रह जाओगे क्या? 4-5 दिन ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह जाओगे? नहीं, ठीक है। और अगेन रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हम फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। और अगर बेटा हमारी बॉडी में एनर्जी यानी कि एटीपी बनना बंद हो गया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम नहीं रह पाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। लाइकवाइज बेटा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, हार्मोन्स को, हर चीज को इधर से उधर, इधर से उधर, धुन 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 करके पूरी बॉडी में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। और मान लो बेटा किसी ने, है ना, किसी दिन ब्लड ने बोल दिया मैं तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अब बेचारा हमारा सेल बिना ऑक्सीजन के तो मर जाएगा ना। मान लो बेटा किसी दिन हमारे ब्लड ने बोल दिया कि मैं तो नहीं कर रहा फूड का ट्रांसपोर्ट, तो हमारा तो सेल बेचारा वेट में बैठा हुआ है कि खाना आएगा, खाना आएगा, खाना आया ही नहीं। तो बेटा अगर मेरे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, ये सब चीजें नहीं मिलेगी, तो इवेंचुअली what will happen? My cell will die and eventually हम भी मर जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी में नहीं होती हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से क्या है, ऐसी बेसिक एसेंशियल जरूरी प्रोसेसेस जिनकी वजह से क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन और मेंटेन क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इतना चमका कि नहीं चमका, इतना सबको क्लियर हुआ? जिन प्रोसेसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है बेटा। अब जब इन 4 लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, है ना। रेस्पिरेशन बेटा हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, हम प्लांट्स में भी देखेंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, प्लांट्स में भी देखेंगे। एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे। तो ये सब चीजें हमें एक एक करके क्या है बेटा पढ़नी है। और बीच बीच में 2-4 फिलर टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि भाई अमीबा का न्यूट्रिशन आ जाएगा,
एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसी होती है ये आ जाएगा, राइट। तो छोटे मोटे टॉपिक्स क्या है बीच बीच में आने आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करो बेटा न्यूट्रिशन के बारे में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, वो खाना कहां से ले रहा है भाई, वो प्लांट से खाना ले रहा है, वो एनिमल से खाना ले रहा है, वो किसी मरी हुई चीज को खा रहा है, या वो अपना खाना खुद बना रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने खाने को ऑब्टेन करता है, किस तरीके से अपने खाने को वो यूज करता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अब ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है बेटा, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है ये दो तरीके की हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, एक्टिंग नहीं कर रही, सच में है बेटा, दोनों गाड़ियां मेरी ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो कहीं पे भी ये टर्म आ जाए ना, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब सेल्फ। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेटा जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला गया है। अब आपको एक बात बताती हूँ, प्लांट्स के अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहां पे आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ओन फूड, ठीक है, प्रिपेयर ओन फूड, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बेटा हमने बात करी किसकी, प्लांट्स की, हमने बात करी साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। किसकी मदद से, लाइट की मदद से। तो यहां पे बेसिकली बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकता है उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा बेटा एक कैटेगरी और होती है जिसको कीमो ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अब बेसिकली हमारा भाई जो नेचर है उसमें बड़े विचित्र विचित्र टाइप के प्राणी हैं, जैसे कि तुम ठीक है, नहीं हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारे पास ना ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट फिर भी वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनके सेल के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड बेसिकली वो बैक्टीरिया अपने आसपास से अलग अलग तरीके के केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाला केमिकल ले लिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेट्स ले लिए, नाइट्राइट्स ले लिया, सल्फर ले लिया, है ना। अपने आसपास से इन केमिकल्स को वो लेते हैं, उन केमिकल्स की मदद से कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के खत्म होने पे उनके अंदर फूड बन जाता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं करी, बट फिर भी आसपास के केमिकल्स की मदद से क्या किया, खाना बना लिया भाई साहब। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अपना खाना खुद बनाते हैं बट आसपास के केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स एनर्जी की मदद से। तो हमारे पास नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, है ना, इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बट जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं भी है। अब बेटा मुद्दे की बात यह है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर प्लांट्स के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। पेपर में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि भाई फोटोसिंथेसिस, हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, है ना। तो उसके स्टेप्स आपको आने चाहिए भाई, ये एग्जैक्टली इस तरीके से आपको पेपर में लिखकर आना है। पहले ही बता रही हूं, अगर बेटा इसका ये जो पॉइंट अगर तुमने ऊपर नीचे किया बेटा, तो देख लेना बेटा, तुम देख लेना, लड़ाई हो जाएगी बेटा, हमारी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस है, तो बेटा वो कैसे होती है, देखो सबसे पहले बेटा हमारी जो लीफ होती है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। हमारे लीफ के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। हमें क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है।
अब बेटा ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीफ के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट। बेटा बिल्कुल मजाक की बातें नहीं, अब यहां पे प्लीज ध्यान से सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले हमारी लीफ जो है लाइट को एब्जॉर्ब करती है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस होती है बेटा, जैसे ही ये प्रोसेस होती है, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है बेटा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है बेटा, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट जो है, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हो गई। अब बेटा जब ये लाइट हमारी लीफ के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो ये लाइट की वजह से एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, जिसमें कि हम देखते हैं बेटा लाइट के कारण क्या होता है, लाइट के कारण क्या होता है, अपना ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। बेसिकली इसमें कुछ हाइड्रोजन के एटम्स निकलते हैं एंड ऑक्सीजन गैस निकलती है। सो मैंने आपको क्या बताया, लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो वाटर है वो टूट गया। वाटर जब टूटता है तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो गैस है अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन गैस बेटा रिलीज होके हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और यही ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये जाके रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या है बेटा, बॉन्ड बनाते हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और यही तो अपना फूड है, यही तो अपना फूड है जो हमारा प्लांट बनाता है। और इस रिएक्शन में बेटा वाटर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इवन ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है। आखिरी चीज देखो बेटा यहां पर क्या लिखी हुई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड की स्पेलिंग गलत है, डाइऑक्साइड की स्पेलिंग गलत है, डाइऑक्साइड। बेटा आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है बेटा, आपने केमिस्ट्री में, अरे तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम तो नालायक हो ना, तुम तो वेट कर रहे थे कि एक दिन समृद्धि मैम जरूर हमारी बात सुनेंगी और हमारी मैराथन कराएंगी। तो भाई रिडॉक्स रिएक्शन में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा रिडक्शन और एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं दोस्तों, बेटा अगर किसी चीज में क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो ऑप्शन ए उसको रिडक्शन कहा जाता है या फिर ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलो पोल ही कर लेते हैं, इसी बात पे तुम्हारा केमिस्ट्री का ज्ञान चेक हो जाएगा कि कितना ज्ञान है तुमको। ऐसा लग रहा है बच्चों को ज्ञान है चलिए भाई बिल्कुल सही, अगर किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। 93% बच्चों ने सही आंसर दिया है, शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पे बेटा जब आप इस केमिकल रिएक्शन को देख रहे हो तो देखो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन जाके क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए देखो यहां पर क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या हुआ मतलब, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके ऐड होता है
तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। भाई कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब जब हमारे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। बट अगर ये फूड जो है, अगर ये ग्लूकोज बहुत सारा बन जाए तो हमारा प्लांट इस ग्लूकोज को धीरे धीरे स्टार्च में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर कर लेता है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा अगर बहुत सारा ग्लूकोज हो जाए तो हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करती है। तो बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी कि प्लांट्स के अंदर फूड ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के अंदर। ये क्या है बेटा? हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट ने 4 चीजें यूज करी। सबसे पहले बेटा उसने यूज करा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा उसने यूज किया वाटर, तीसरा उसने यूज किया क्लोरोफिल एंड चौथा उसने यूज किया सनलाइट। इन 4 चीजों को यूज करके उसने क्या बनाया? फूड बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में। ऑक्सीजन, गैस एंड वाटर उसने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला। इसके अलावा हमारा प्लांट सॉइल में से नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीजों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट। स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसके बाद बेटा आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज स्टोमेटा। हमारी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। अब हमारे प्लांट के अंदर बेटा, हमारे प्लांट के अंदर हमारी तरह फेफड़े तो है नहीं, है ना। तो प्लांट के अंदर हमारी तरह ये नाश्ती तो है नहीं, नाश्ती मतलब नोज तो है नहीं जिसकी मदद से वो इनहेल एक्सेल ऐसे तो नहीं कर सकता वो। तो अब बेटा हमारे प्लांट के पास क्या होता है? उसकी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे क्या है बेटा? छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन छोटे छोटे छेद को, उन छोटे छोटे पोर्स को ही क्या नाम दिया गया है? स्टोमेटा नाम दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं ये अपनी लीफ है, तो इस लीफ के सरफेस पे आपको ये छोटे छोटे टाइनी जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोला जाता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा इतने खास और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा अगर किसी भी गैस को मान लो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे प्लांट के अंदर एंटर करना है तो वो यहीं से एंटर करेगी। मान लो ऑक्सीजन को बेटा बाहर निकलना है, वो यहीं से करेगी। इवन बेटा जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है और पानी इवेपोरेट होके बाहर निकलता है तो वो पानी भी बेटा इन छेद के थ्रू ही क्या है? इवेपोरेट होके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जैसे आपके घरों में क्या है? खिड़की दरवाजे हैं ना। हाँ, कहां से एंटर करते हो? मैम दरवाजे खोल के करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आज मन किया दे के मुक्का मारा दीवार में और मैं आ गया मम्मी, ऐसा तो नहीं करते हो, है ना। ऐसा तो नहीं करते हो बेटा, मम्मी ने कहा बेटा स्कूल से आ गया, हाँ मम्मी, और लात मारी दीवार में, सीधा दीवार से एंट्री कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, देयर इज अ स्पेसिफिक एंट्री जहां से आप क्या करते हो? जहां से आप एंट्री और एग्जिट करते हो, है ना। एंट्री और एग्जिट करते हो। ऐसा तो नहीं है कि रात को सो रहे थे फिर सोचा चलो वॉशरूम जाता हूं, है ना, और मुक्का मारा दीवार में जाके कि चलो भाई लेट्स गो टू वॉशरूम। नहीं बेटा, देयर आर गेट्स जिनको आप क्या करते हो? ओपन करते हो, क्लोज करते हो। वैसे ही जब भी हमारे प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री करनी है तो इन स्टोमेटा को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है। अब देखो बेटा, जब तक आप गेट नहीं खोलोगे क्या आप अंदर एंटर कर पाओगे? नहीं। सेम चीज है बेटा, अगर हमारी ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री लेनी है या एग्जिट लेनी है तो इन दरवाजों को खोलना पड़ेगा, यानी कि स्टोमेटा को खोलना पड़ेगा, राइट। और एक बार इनकी एंट्री या एग्जिट हो गई तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इनको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोमेटा है ना बेटा, ये जो स्टोमेटा है, ये जो पोर है ना, ये जो स्टोमेटा है, ये जो क्या है बेटा? ये जो स्टोमेटा है दिस, ठीक है, ये जो स्टोमेटा है बेटा, है ना, ये जो है बेटा ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है, ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। यहां पे आप देखो बेटा इसकी विड्थ ज्यादा है, यहां पे देखो ये क्या है? इट इज समवेयर क्लोज्ड। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर भी बेटा क्या है? क्वेश्चन बनता है। अब ये स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है इसके आसपास के सेल्स के ऊपर। देखो बेटा ये क्या है? दिस इज दी स्टोमेटल पोर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब इस स्टोमेटल पोर के आसपास, इस स्टोमेटल पोर के आसपास बेटा ये देखो, ये राजमा जैसी शेप के जो ये सेल्स प्रेजेंट है ना, ये राजमा जैसी शेप के क्या है जो सेल्स प्रेजेंट है? राजमा मतलब किडनी बीन।
ये जो किडनी बीन शेप के क्या है बेटा सेल्स प्रेजेंट है, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो ये क्या है बेटा, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, और यही गार्ड सेल्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं द एंट्री एंड एग्जिट। यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं बेटा क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा ये इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या है बेटा, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या है बेटा, फूल जाते हैं। किसी चीज के अंदर पानी भरेगा तो वो फूल जाएंगे, तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है तो वो फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। उल्टा कर दो, जब गार्ड सेल्स में से क्या है, जब गार्ड सेल्स में से पानी, जब गार्ड सेल्स में से पानी क्या है निकलकर बाहर जाता है, जब गार्ड सेल्स में से निकलकर पानी बाहर चला जाता है आउटसाइड द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, और स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से हर साल हम देखते हैं बेटा किसी ना किसी सेट में बेटा एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू स्टोमेटा के ऊपर आता ही आता है। ठीक है, चलिए बेटा, अब जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो छोटा सा एक टॉपिक क्या है, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है ये हमको पता होना चाहिए। बेटा डेजर्ट प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है, जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स भी क्या है कहा जाता है। ज़ेरोफाइट्स को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, अपनशिया हो गया, ये प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब बेटा इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डेजर्ट में पाए जा रहे हैं और डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है ना, डेजर्ट में पानी की भी बहुत कमी है। तो पानी की कमी के चलते बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं ये दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। अब जब दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहती है तो दिक्कत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाती। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। तो अब बेटा होता क्या है इन प्लांट्स के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि दिन के टाइम पे इनके स्टोमेटा क्लोज है, बट रात के टाइम पे इनके स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो रात के टाइम पे जैसे ही बेटा स्टोमेटा खुलते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड धुन धुन करके प्लांट के अंदर चली जाती है। व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर करती है और उसी टाइम पे प्लांट रूट की मदद से क्या है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया, इसने रात के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड और रात के समय पे ही बेटा क्या कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब बेटा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से क्या है, एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। एक कंपाउंड बनाता है बेटा जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये इंटरमीडिएट है। इंटर मतलब बीच में कोई चीज बन गई है, बट अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। और इसको बना के वो क्या करता है बेटा, स्टोर कर लेता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। इसको वो क्या कर लेता है, स्टोर इन वैक्यूल, अपने वैक्यूल के अंदर इसको स्टोर कर लेता है। अब सुबह होगी बेटा, डे टाइम आ गया। अब जब सुबह होगी बेटा तो सूरज चाचू आ जाएंगे। अब चंदा मामा है तो सूरज चाचू है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे। तो भाई अब डे टाइम होगा तो क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा यहां पर धुन धुन करके धन बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ग्लूकोज बोले तो फूड, और फूड अपना रेडी है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि डेजर्ट प्लांट ने क्या किया, डेजर्ट प्लांट ने एक ही बारी में एक ही झटके में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करी। आधी प्रोसेस दिन के टाइम, आधी प्रोसेस रात के टाइम। ठीक है, तो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से मैलिक एसिड बना लिया और रात को स्टोर करके उसको रख लिया। अब जब सुबह हुई, लाइट को एब्जॉर्ब किया, केमिकल रिएक्शन हुए और उन केमिकल रिएक्शन की मदद से मैलिक एसिड को ग्लूकोज यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका गाइस, चमका के नहीं चमका। अब बेटा जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं
तो एक चीज याद रखना बेटा, हमारी जो लीफ का सरफेस होता है ना, स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में, अब तुम्हें डाइकॉट प्लांट्स नहीं बताऊंगा ना, तो देखो बेटा हमारी लीफ का जो सरफेस होता है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। बाय टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि जितने ज्यादा स्टोमेटा ऊपर की तरफ होंगे उतना ज्यादा वाटर का लॉस होगा। तो इसीलिए बेटा हमारे जो प्लांट्स होते हैं डाइकॉट, अब तुम्हें डाइकॉट नहीं पता ना, जैसे मैंगो हो गया, रोज हो गया, इन सब के अंदर है ना, ग्राम, ग्राउंडनट, पी, इन सब के अंदर। ठीक है, चलो बेटा अब यहां से हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई अब मुझे भूख लगी है अगर मान लो, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं आलू चिप्स खा रही हूं, है ना, मैं आलू चिप्स खा रही हूँ। आलू मतलब प्लांट, मैं प्लांट से खाना ले रही हूँ, है ना। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं चाय कॉफी पीऊंगी। चाय कॉफी मतलब दूध, यानी कि मैंने अपना खाना कहां से लिया, एनिमल से लिया, यानी कि मैंने अपना खाना कहां से लिया, एनिमल से लिया। अब कुछ बोलेंगे अकेले अकेले, हाँ बेटा अकेले अकेले, हाँ। तो बेटा जब हम अपना क्या करते हैं, अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जब हम अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, अपने फूड के लिए हम क्या है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ना सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में यहाँ पे, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफिटिक लिख लो, है ना। कहीं जाके बोलो अरे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमको, बेटा इसको सैप्रोफिटिक भी कहा जाता है, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मतलब होल, जब ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर, इन मतलब अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और अंदर ले जाके उसको क्या करता है, तोड़ता है। जब उसको अंदर ले जाता है और अंदर ले जाके उसको तोड़ता है, बॉडी जब खाने को तोड़ती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। तो जब फूड बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाके टूटता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल डाइजेशन। तो यहां पर बेटा जैसे कि मैं हूं या दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये क्या करते हैं बेटा, जो भी खाना खाते हैं, खाना बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। तो बेटा ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हर्बीवोर जैसे कि काऊ, गोट, डियर, कार्निवोर जैसे कि टाइगर, लायन, ओमनिवोर जैसे कि ह्यूमन, डॉग, क्रो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इवन अमीबा और पैरामीशियम भी क्या है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। कंट्रास्ट टू दिस बेटा, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खाने को पहले तोड़ता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। बिल्कुल उल्टा है, हमने खाना खाया, खाना बॉडी में गया और बॉडी के अंदर जाके टूट रहा है, बट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिल्कुल उल्टा है। ये जो भी खा रहे हैं, और ये खाते क्या है पता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग, मतलब मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों के ऊपर फीड करता है, उनको खाता है, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड इनके अंदर बेटा देखा गया है, ये क्या करते हैं, ये जो भी खाना ये खाएंगे पहले उसको तोड़ेंगे, जब उसके टुकड़े 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 कर दिए, अब फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे। यानी कि बिल्कुल हमसे अपोजिट, हम पहले क्या करते हैं, पहले खाते हैं फिर तोड़ते हैं, ये उल्टा करते हैं, ये पहले तोड़ते हैं फिर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो इसलिए बेटा याद रखना, आउटसाइड, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये एक्सटर्नल डाइजेशन शो करते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल डाइजेशन शो करते हैं, राइट। तो बेटा हमारे मोस्ट ऑफ द फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड है जिसको राइजोपस कहा जाता है, याद रखना भाई, ब्रेड मोल्ड को राइजोपस बोलते हैं, ठीक है। हमारा मशरूम हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है या बॉडी के अंदर चला जाता है, उनको मारता भी नहीं है और उनसे न्यूट्रिशन लेता रहता है, उनको मारता भी नहीं है और उनसे न्यूट्रिशन भी लेता रहता है। जैसे कि तुम्हारे सर में जुएं हो गई, अब जुएं तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगी बट तुम्हारा खून चूसती रहेंगी और तुमसे खाना लेती रहेंगी। तुम्हारे पेट में बेटा मान लो टेपवर्म चला गया, तुम्हारे पेट में बेटा तुम्हारे
क्या है वो, उसको एस्कैरिस वर्म चला गया, राउंड वर्म चला गया, ठीक है। या आपने देखा होगा बारिशों में लीच निकलती है, वो चिपक गई। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब पैरासाइट्स हैं, बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं या बॉडी के अंदर चले जाते हैं और खाना लेते रहते हैं और हमको मारते भी नहीं है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइस, लीच एंड टिक्स एंड टेपवर्म। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा एक पैरासिटिक प्लांट का है। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ना होने के कारण ये क्या करता है बेटा, दूसरे प्लांट्स के ऊपर पड़ा रहता है, उनसे न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और ये किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसको अमर बेल भी कहा जाता है। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में। अमीबा क्या है बेटा, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। अपनी शेप कैसे चेंज करता है, सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, खाने को कैप्चर करता है। सूडोपोडिया की मदद से बेटा खाने को कैप्चर करता है। खाना कैप्चर हो गया, खाना कैप्चर हो गया बेटा। अब खाना जैसे ही बेटा कैप्चर होता है ना, सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, खाने को कैप्चर करता है। खाने को कैप्चर कर लिया। अब खाने को जैसे ही कैप्चर करता है बेटा, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक गोल सा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम होता है फूड वैक्यूल। अब बेटा खाना इसके अंदर फंस चुका है, खाना इसके अंदर फंस चुका है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, इस फूड वैक्यूल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ केमिकल्स आएंगे और इस खाने को तोड़ने लगेंगे। अब जब खाना टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब जितना भी फूड बेटा डाइजेस्ट हो गया है, जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब वो सारा खाना निकलकर कहां जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म में। यहां से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। अब बेटा जब ये खाना साइटोप्लाज्म में चला गया, इसके बाद भी क्या था, बहुत सारा खाना ऐसा था जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, अब्सॉर्ब नहीं हो पाया। तो अब बेटा वो सारा खाना अमीबा जो है बाहर फेंक देता है। वो सारा खाना अमीबा बाहर फेंक देता है। जैसे कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या क्या खाते हो, बहुत कुछ खाते हैं। सबसे पहले तो मैम हम मम्मी पापा की डांट खाते हैं, स्कूल में भी टीचर्स की डांट खाते हैं, और जब इससे पेट नहीं भरता तो मैम हम स्कूल में खाना भी खाते हैं। अब जब मैम स्कूल में खाना खाते हैं तो मम्मी तो हेल्दी हेल्दी खाना बना के देती है, बट हमारी जीभ लपलपाती रहती है मैडम। हम साथ साथ क्या करते हैं, हम अटराम शटराम खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, चिप्स खाते हैं। तब होता क्या है बेटा, तुम खा तो लेते हो सब कुछ, क्या तुम्हारी बॉडी सब कुछ डाइजेस्ट करती है? नहीं मैम, नहीं कर लेती है। अरे बेटा सुन लो, क्या तुम्हारी बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब करती है? नहीं बेटा, तुम्हारी बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर तुम्हारी बॉडी सब कुछ डाइजेस्ट कर पाती, अगर तुम्हारी बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाती, तो तुम सुबह उठ के बेटा POTY करते क्या? नहीं ना। तो ये कॉन्सेप्ट POTY का, यानी कि तुम्हारा जो सॉलिड वेस्ट है जो तुम निकालते हो मॉर्निंग बिजनेस में सुबह सुबह उठ के, ये एग्जिस्ट ही ना करता बेटा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। करते हो ना सुबह सुबह मॉर्निंग बिजनेस, तो वो सब क्या है बेटा, वो वही वेस्ट है जो तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जो तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वही तो तुम्हारी बॉडी निकाल रही है कि मत खाया कर, नालायक, ऐसा कचरा खचरा मत खाया कर। हाँ, पिंक पिंक बना रहे हैं, बताओ ये पिंक आ रही है इनकी, तो वाह सही है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम पैरामीशियम है। पैरामीशियम क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये अमीबा से किस तरीके से अलग है, देखो बेटा अमीबा को जहां पे भी फूड दिखेगा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, कहीं से भी बेटा वो क्या बनेगा, क्या करेगा, सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके खाने को अपने अंदर ले लेगा। बट हमारे पैरामीशियम के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मान लो बेटा फूड यहां पर है, तो क्या होगा, हमारे पैरामीशियम के सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया। सीलिया क्या करते हैं बेटा, बार बार ऐसे ऐसे मूव करते हैं, खाने को धक्का मार के क्या है बेटा, फूड वैक्यूल, सॉरी यहाँ है ना, यहाँ पे एक पोर होता है बेटा, पोर होता है बेटा जिसका नाम होता है ओरल ग्रूव। एक छेद होता है बेटा, वहां तक पहुंचा देते हैं। अब उस छेद से ये फूड अंदर पहुंचता है, सेम चीज होती है बेटा। अब ये खाना जब अंदर पहुंच गया है तो यहाँ पर फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट होगा, खाना टूटेगा, खाना अब्सॉर्ब होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और जो भी चीजें बेटा डाइजेस्ट नहीं हो पाई, एब्सॉर्ब नहीं हो पाई, उनको एक छेद के थ्रू जिसका नाम एनल पोर होता है, वहां से बाहर फेंक दिया जाता है।
सिंपल डिंपल, तुम खाना कहां से खाते हो? माउथ से। POTY कहां से निकालते हो? एनस से। सेम चीज है बेटा, इसका खाना एंटर करता है ओरल ग्रुप से, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वेस्ट कहां से निकलता है? एनल पोर से। और यहां तक खाना पहुंचाता कौन है? सीलिया नाम के छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब बेटा इसके बाद हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अब हम देखते हैं बेटा। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है बेटा, वो पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर एक लंबी सी ट्यूब है जिसकी शुरुआत माउथ से होती है और उसका एंड होता है एनस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम खाना कहां से खाते हैं बेटा? माउथ। खाना खाया बेटा, है ना, माउथ। अंदर ये जो खाली जगह है इसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। खाली जगह है ना, ये खाली जगह है ना। यहाँ पे टीथ है, यहाँ पे टंग है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है। इसके बाद खाना आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। फिर खाना आपके स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना क्या है बेटा? एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो भी खाना डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था। अब बेटा इसके अलावा कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके अंदर खाना डायरेक्टली नहीं जा रहा है, बट वो पूरी हेल्प कर रहे हैं हमारे इन ऑर्गन्स को खाना डाइजेस्ट करने में, खाना क्या करने में? डाइजेस्ट करने में। उनको हमने नाम दिया है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन, जिसमें कि मेन जो हमारा रोल प्ले करते हैं सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये जो टेबल दिख रही है ना बेटा, ऐसे कैसे छप जानी चाहिए नोट्स में, बता रही हूं मैं, नहीं तो बेटा पिट्टी पिट्टी होगी आपकी। एक रील आती है ना, पिट्टी पिट्टी, तो बेटा पिट्टी पिट्टी हो जाएगी आपकी। तो ये नोट्स में होना चाहिए भाई, नोट्स में होना चाहिए। बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा? दो बारी, एक ही बारी में समझ आ जाना चाहिए। मैम ने बोला नोट्स में करने का तो नोट्स में करने का, ठीक है। अब जल्दी से देखो यहाँ पर होता क्या है। हाउ डज दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग? सबसे पहले क्या होता है बेटा? खाना हमारे माउथ में जाता है, माउथ को हम बक्कल या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर तीन चीजें पाई जाती हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। बेटा टीथ की मदद से हम खाने को च्यू एंड क्रश करते हैं। जिस तरीके से आपका क्रश आपकी फीलिंग्स को क्रश करता है, वैसे ही बेटा आपके दांत आपके खाने को क्रश करते हैं, ठीक है। तो जब आपने खाना खाया तो टीथ की मदद से आप उसको च्यू कर रहे हो। जब आप खाने को च्यू कर रहे हो तो आप खाने को तोड़ रहे हो। जब आप खाने को तोड़ रहे हो तो मुझे बताओ उसको डाइजेशन मानोगे या नहीं मानोगे? जस्ट एक सिंपल सी चीज मुझको ये बता दो, बताओ भाई। जब आप खाने को चबा रहे हो, जब आप खाने को च्यू कर रहे हो, तो खाना टूट रहा है, खाना पीसेस में टूट रहा है, तो क्या आप उसको डाइजेशन की प्रोसेस मानोगे? क्या आप उसको डाइजेशन की प्रोसेस में मानोगे? जल्दी बताओ, विल यू कंसीडर दिस एज अ डाइजेशन? यस, वेरी गुड, यस बेटा, वेरी गुड। तो इसलिए कहा जाता है बेटा, इसलिए कहा जाता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना, माउथ से ही स्टार्ट हो गई है। खाने को आपने मुंह में ही तोड़ना शुरू कर दिया है ना, खाने को आपने बेटा माउथ के अंदर ही ब्रेक करना शुरू कर दिया है, तोड़ना शुरू कर दिया है, डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ। एंड अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई जो फाइनल डाइजेशन है, जो फाइनल डाइजेशन है वो कहां होती है, तो बेटा फाइनल डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा आपकी फूड कंप्लीट तरीके से टूट जाता है, इसके आगे फर्दर किसी भी तरीके की डाइजेशन नहीं होती। तो स्टार्ट्स इन माउथ, एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। माउथ के अंदर एक तो बेटा हमने फूड को क्या करा, दांतों की मदद से तोड़ा, बट इसके अलावा हमारे फूड का जो डाइजेशन है माउथ में एक और चीज की वजह से होता है, जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब होता क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है जिसका नाम होता है सलाइवा। टेस्टी खाना दिखती है बेटा तुम्हारे मुंह में, पानी आता है, हाँ पानी आता है बेटा। तो वो जो पानी है, जो फ्लूइड आ गया तुम्हारे मुंह के अंदर टेस्टी खाने को देखते हैं, उस फ्लूइड को बोला जाता है सलाइवा। उस फ्लूइड को बोला जाता है सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ होते हैं, देयर इज अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर बेटा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या है बेटा, आपके खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है ये उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब भाई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और माल्टोज क्या है भाई, माल्टोज इस तरीके से
उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब उसके बाद बेटा जो आपका खाना है आपके ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में पहुंचाया जाता है। हमारा फूड पाइप कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या फिर पेरिस्टाल्सिस। तो बेटा जब हमारा फूड पाइप या हमारे पूरा एलिमेंट्री कैनाल जब इस तरीके से उसकी मसल्स ऐसे ऐसे मूव करती हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या पेरिस्टाल्सिस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो हमारा फूड पाइप ऐसे ऐसे मूव करता है, उसको हमने पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा है। और इसी के कारण खाने को आगे धक्का मारा जाता है और खाने को बेटा फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। यहां पर डाइजेशन नहीं होती है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ है माउथ से खाने को उठाकर स्टमक तक पहुंचाना। अब स्टमक के अंदर होता है बेटा असली खेल। स्टमक के अंदर क्या है बेटा, स्टमक के अंदर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के अंदर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से बेटा एक फ्लूइड निकलती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है बेटा, तीन चीजें प्रेजेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ठीक है। तो पेप्सिन क्या है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। पेप्सिन का काम होता है बेटा प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, बट ये तभी ऐसा करता है जब इसको क्या हो, एसिडिक मीडियम मिले। तो ये लो पीएच पे काम करेगा बेटा, ये क्या करता है, ये लो पीएच पे ही काम करता है। तो उसको एसिडिक मीडियम लो पीएच कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है बेटा, अगर हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई जर्म है, ये उसको भी मार देता है। अब दिक्कत ये है क्योंकि ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे पेट को जला सकता है, हार्म कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है बेटा म्यूकस, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। और आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं मैम एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई है ना। फिर क्या होता है बेटा, फिर आपको एंटासिड दिया जाता है, आपको इनो दिया जाता है, एसिडिटी है ना। तो क्या है बेटा, जब आपके स्टमक में जरूरत से ज्यादा HCl सीक्रेट हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, राइट। तो प्रोटीन का डाइजेशन कब होगा, जब पेप्सिन एक्टिवेट होगा। पेप्सिन कब एक्टिवेट होगा, जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है बेटा, तो खाने को स्टमक से सीधा कहां पहुंचाया जाता है, याद रखना भाई, स्टमक से खाना जो है बेटा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब इतना सारा खाना जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन चकरा जाता है कि आई मोरी भैया इतना सारा खाना कैसे डाइजेस्ट करूं, मैं अकेला तो ये सब कर ही नहीं सकता। तो वो अपने दो दोस्तों को फोन लगाता है, एक फोन लगाता है वो लिवर को और एक फोन लगाता है वो पेनक्रियास को। तो लिवर पहले फोन उठा लेता है कि ठीक है भाई बता क्या काम है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पहले रोता है, इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकता भाई, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो लिवर क्या करता है बेटा, लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है। लिवर बनाता है बाइल जूस, अगर एक्स्ट्रा बन गया है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख लेगा, अदरवाइज वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे लिवर को, पूरे के पूरे बाइल जूस को वो भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो बाइल जूस पहुंचेगा, वो बाइल जूस जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां जाकर वो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बेटा जब बड़े से फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। एक बड़ा सा गुब्बारा है फैट का, है ना, उसको छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इसके अलावा बेटा प्रॉब्लम यह है कि स्टमक के अंदर क्या था, एसिड था, खाना एसिडिक हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा एल्कलाइन चीजें भी डाली जाती हैं सो दैट थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो खाने को एल्कलाइन बनाता है और बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइल जूस बनता लिवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है और काम जाके कहां करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब बाइल जूस अपना काम खत्म करता है तो वापस से उसको अपने दूसरे दोस्त की याद आती है। वो कहता है कि अरे भाई पेनक्रियास सुन, मैंने ना लिवर की हेल्प ली थी, उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प तू भी कर दे यार, तू अपना दोस्त है भाई, तू अपना भाई है भाई, प्लीज। तो लिवर अब वो फिर पेनक्रिया कहता है ठीक है बता क्या करना है ना। वो कहता है प्लीज भाई डाइजेशन करा दे, फूड की बहुत सारा खाना खा लिया, ये पता नहीं मैं किसके पेट में पड़ा हुआ हूं, ये कौन राक्षस है, दानव है, पता नहीं क्या क्या खाता है, ये इसका खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना। तो भाई अब पेनक्रिया क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। अब बेटा
बारी आती है पेनक्रिया की। पेनक्रिया क्या करता है बेटा? पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। अब इस पेनक्रियाटिक जूस को क्या है बेटा? पेनक्रिया बना के भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये पेनक्रियाटिक जूस पहुंचता है, जैसे ही ये पेनक्रियाटिक जूस बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये अपना काम करता है। क्या करता है? तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है बेटा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो कि इमल्सिफाइड फैट्स को और ज्यादा तोड़ता है। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अब शर्म आ जाती है कि भाई इतनी हेल्प ले ली है मैंने लिवर से, पेनक्रिया से, थोड़ा बहुत काम मुझे आखिरी में कर लेना चाहिए। तो अब आखिरी में बेटा ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस नाम की क्या है बेटा? एक फ्लूइड बनाता है। अब इंटेस्टाइनल जूस की मदद से क्या होता है? फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। तो इंटेस्टाइनल जूस की मदद से फाइनल डाइजेशन किया जाता है फूड का। और जब फाइनल डाइजेशन होता है फूड का तो उसमें क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। राइट? अब बेटा जब खाना कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं बेटा? इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो एवरीबॉडी विल लुक इट हियर केयरफुली। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम विलाय है। और इन विलाय के अंदर क्या होती है बेटा? ब्लड सप्लाई होती है। इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है और यहां पर बेटा हमारी ब्लड वेसल तो जा ही रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा? जो भी खाना आपने डाइजेस्ट किया टूट के बेटा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस खाने को क्या है? इस खाने को भेज दिया जाता है किसके अंदर? विलाय के अंदर। और एक बारी जब ये डाइजेस्टेड फूड विलाय के अंदर चला गया, एक बारी बेटा जब ये डाइजेस्टेड फूड विलाय के अंदर चला गया तो विलाय से कहां जाएगा बेटा? ब्लड में जाएगा। और एक बारी ब्लड में चला गया तो सेल्स के पास जाएगा और फिर सेल्स की बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको खाना मिल गया है ना, उनको खाना मिल गया, वही तो उनको चाहिए था। तो पेपर में बेटा विलाय के ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो विलाय होते हैं वो क्या है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो बहुत सारा लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, है ना, वो लार्ज सरफेस एरिया देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। अब फाइनल डाइजेशन हो चुका है। अभी एक इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है। बहुत सारा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, बहुत सारा खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उसको भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसको भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कोलॉन भी कहा जाता है। और यहां पर पानी एब्जॉर्ब होगा। अब इसके बाद बेटा आपकी बॉडी के अंदर POTY बन चुकी है। अब POTY बन चुकी है, ये कहां पर स्टोर होगी बेटा? ये रेक्टम नाम का एक छोटा सा ऑर्गन पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल आखिरी पार्ट, वहां पर स्टोर होती है। एंड फाइनली बेटा जब आपको लगता है कि अब तो ये रिमूव कर देना चाहिए तो एनएस के थ्रू आप इसको बाहर निकालते हो। याद रखेंगे बेटा जब आप एनएस के थ्रू POTY को रिमूव करते हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फूड को रिमूव कर रहे हो। जब अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फूड का रिमूवल होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। एक्सक्रीशन नहीं बोलते, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड। जो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब्सॉर्ब नहीं हुआ, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। और इसी के साथ बेटा हमारा खत्म हो जाता है न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस। सबसे बड़ा प्रोसेस यही था। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बेटा अब इसके बाद आ जाते हैं ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन पे। दोनों ही प्रोसेसेस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अब क्या फर्क होता है बेटा? जब हम इनहेल एक्सेल, जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इनहेल करना, एक्सेल करना। रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। जब आप अपने सेल के अंदर, जब आप बेटा अपने सेल के अंदर क्या करते हो? फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब आप अपने सेल के अंदर फूड को तोड़कर क्या है? एनर्जी बनाते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। फूड मतलब बेटा ग्लूकोज, राइट? तो जब आप ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ग्लूकोज आपको कहां से मिला बेटा? आपने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको मिला। ऑक्सीजन बेटा आपने इनहेल करी, आपके सेल तक पहुंची। फाइनली बेटा यहाँ पे रिएक्शन होता है और आखिरी में क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। एनर्जी बनती है बेटा ATP की फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा और देख लेते हैं। जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं एयर को, दैट इज ब्रीदिंग। और जब हम
फूड को तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं एटीपी यानी कि एनर्जी बनाने के लिए, उसका रेस्पिरेशन हो गया। ये लंग्स में होता है बेटा, ये सेल्स में होता है। इसमें ये फिजिकल प्रोसेस है, कोई नई चीज नहीं बन रही, ठीक है, बट ये केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे नई चीज बन रही है यानी कि एनर्जी बन रही है। यहाँ पर बेटा क्या है, एनर्जी नहीं बनती है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। अब बेटा ये ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके यूटी में बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो बेटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ जो कि बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो बेटा हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है यानी कि फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है बेटा उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम ग्लूकोज को तोड़कर क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब बेटा रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब बेटा फर्मेंटेशन ये भी फर्दर दो टाइप्स की है। अगर इसके रिएक्शन के आखिरी में कोई एल्कोहल बना तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर इस केमिकल रिएक्शन के आखिरी में लैक्टिक एसिड बना तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम पहले बात करेंगे बेटा। मतलब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब फूड को तोड़कर एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं उसको तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट के अंदर। पायरूवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब पायरूवेट जैसे ही देखता है कि अरे भाई सेल के अंदर तो ऑक्सीजन है, तो वो धुन 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 करके कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है और इसका जो फाइनल स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और एनर्जी मिल जाती है। बट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है ईस्ट का। ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या है बेटा, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज सेम चीज होगी बेटा, सेम चीज होगी। देखना ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा पड़ा पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। अब पायरूवेट देखता है अरे यार सेल के अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, सेल के अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या है बेटा ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। अब साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा बेटा ये पायरूवेट क्या है, इथेनॉल नाम का एक कंपाउंड बनाता है जो कि अल्कोहल होता है, और साथ साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, साथ साथ क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। इथेनॉल क्योंकि एक तरीके का अल्कोहल है तो इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा गया है। तो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनती है। अब कई बारी बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, एक फर्मेंटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टार लगाएंगे क्योंकि हमेशा नहीं होती बेटा, ये एक स्पेशल केस में देखने को मिलती है, ये नहीं कि हमेशा यही हो रहा है, स्पेशल केस में देखने को मिलती है बेटा। स्पेशल केस क्या है, नॉर्मली हमारे सेल्स को जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही होती है तो वो यही वाला केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, बट कभी कभी क्या है बेटा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस केस में बेटा हमारे मसल सेल्स, मसल्स भी कौन सी होती है बेटा, स्केलेटल मसल्स, मसल्स भी कौन सी बेटा, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स। तो जब हमारे स्केलेटल मसल के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अपने ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं तो पायरूवेट साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ऑक्सीजन की लैक है, डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण ये पायरूवेट बेटा लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनती है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, ठीक है। इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है। और ये लैक्टिक एसिड जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में तो ये क्रैम्प्स कॉज करता है, इट कॉजेस क्रैम्प्स, ये पेनफुल होते हैं, तो सिकाई विकाई करो फिर ठीक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेटा ये 3 तरीके की क्या हो गई, हमारी 3 तरीके की रेस्पिरेशन हो गई। ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई है, देखो यहां पर भी एनर्जी बनी है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे देखो बेटा यहां पर भी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई है, बट क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन से वाला, अल्कोहलिक वाला। और यहां पे भी देखो बेटा ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनी है, एनर्जी बनाने के चक्कर में यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, लैक्टिक एसिड बना है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये कब होती है, जब डेफिशिएंसी हो, जब लैक हो ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। अब हमको पता है बेटा हम क्या करते हैं, हमको तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मुझे पानी पीना है। पीपी कर दो भाई, पीपी कर दो, पानी पी लो फ्रेंड्स, पानी पी लो।
कीप अ वाटर बॉटल विद योरसेल्फ। बेटा जब पढ़ने बैठते हो ना, पानी की बॉटल रखा करो, पानी पीते रहा करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योरसेल्फ। खुद के लिए भी बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ, पानी पीते रहा करो बेटा। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि आप पानी पी रहे हो, पानी नहीं पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा, अब बेटा यहां से क्या आ जाता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हम करेंगे। जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो बेटा जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले है ना ऑक्सीजन कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल में, फिर नेसल पैसेज में। अब ये नॉस्ट्रिल और नेसल पैसेज में फर्क क्या है बेटा, तुम्हारी नाष्टि के नीचे यहाँ जो छेद दिया हुआ है ना, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं नोज, बट ये नोज के जो दो छेद है इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं है ना, तो इनहेल करते हैं तो सबसे पहले बेटा ये ऑक्सीजन हमारी नॉस्ट्रिल में जाती है, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाती है। बेटा नॉस्ट्रिल से अंदर आके जाके नाक के अंदर खाली जगह दिख रही है, हाथ आप तुम उंगली डालते हो, उसको नेसल पैसेज बोलते हैं। नेसल पैसेज से फेरिंग्स में जाती है। बेटा हमारे यहाँ पे गले में ना, यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स इज लाइक अ खाली जगह, जो आप खाना खाते हो पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर फूड पाइप में। जो भी आप इनहेल करते हो बेटा है ना, ऑक्सीजन है ना, वो पहले फेरिंग्स में जाती है, फिर विंड पाइप में जाती है ना। हमारी ऑक्सीजन है वो विंड पाइप में जाएगी, जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा। तो पहले फेरिंग्स में जाता है और फिर फेरिंग्स से कहाँ जाता है बेटा, लैरिंग्स में, जो आपकी वॉइस बॉक्स होती है, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। हाथ यहाँ पे लगा के देखो बेटा, आपको फील होगा बोलते बोलते कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो बेसिकली एयर जब यहाँ पे पहुंचती है तो टकराती है बेटा है ना, कार्टिलेज से टकराती है, और जब वो कार्टिलेज से टकराती है तो वाइब्रेशंस होती है, और उन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद फाइनली बेटा हमारी जो ऑक्सीजन है वो वॉइस बॉक्स से कहां जाती है बेटा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। जब आप अपने गले पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज के कुछ रिंग्स हैं, कार्टिलेज के कुछ छल्ले हैं जो आपके एयर पैसेज को, ट्रेकिया को सपोर्ट करते हैं और कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद बेटा ये जो ट्रेकिया है ये दो पाइप्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये क्या है बेटा, ये हमारा विंड पाइप है, तो ये जो दो पाइप्स क्या हो गए बेटा, ये जो दो मोटे मोटे पाइप्स में डिवाइड हो गया, ये जो दो पाइप्स मैंने बनाए, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई होता है बेटा, ये फर्दर और पतले पतले पाइप्स में क्या होता है, और पतले पतले पाइप्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उन पतले पतले पाइप्स को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स से बेटा क्या है, ब्रोंक्यूल से क्या है बेटा, ये एयर पहुंचती है छोटे 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 गुब्बारों के अंदर, जिसका नाम एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारा ब्लड होता है, और एल्वियोलाई से सीधा ये ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, और हमारा ब्लड को जब एक बार ऑक्सीजन मिल गई तो वो सारे सेल्स तक इस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब बेटा देखेंगे एल्वियोलाई के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, एल्वियोलाई क्या है, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर यानी कि एल्वियोलाई होते हैं। दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि वही जगह है जहां पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन निकलकर हमारे ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलकर हमारे एल्वियोलाई में आएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ रही है, तो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई में होता है। उसके अलावा एल्वियोलाई की बात करें भाई, ये बलून जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ही इसमें हवा भरती है गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जब ये फूलता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल कह रही हूँ, उसकी जो दीवारें हैं है ना, वो बहुत ही पतली सी होती है, वेरी थिन गाइस, वेरी थिन, सो दैट ऑक्सीजन इजीली आर पार जा सके। उसके अलावा इसके आसपास बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, सो दैट ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में जाए। और एक बारी जब ऑक्सीजन ब्लड में चली गई तो बेटा हम जल्दी बताओ, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होंगे जो कहेंगे आइए आपको छोड़ देते हैं सेल तक। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, हेमोग्लोबिन की मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हमारे हेमोग्लोबिन को ऑप्शन मिले कि गाइस आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, आप किसका ट्रांसपोर्ट करना पसंद करेंगे, दे विल ऑलवेज चूज ऑक्सीजन। ठीक है, बट अगर मान लो बेटा गली मोहल्ले में कोई है ना एक और गैस की एंट्री हो जाए, जैसे कि
कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बेटा वो ऑक्सीजन को धोखा दे देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने लगेगा। उसकी प्रेफरेंस ये होती है, उसकी प्रेफरेंस ये होती है, राइट। चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वो तो बेचारी बेटा हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, और उसी का ट्रांसपोर्ट उसकी मदद से हो जाता है। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पे ये जो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ना, देखो बेटा ये एक सिंगल एल्वियोलाई है। ऐसे जब बहुत सारे एल्वियोलाई 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 पूरा गुच्छा बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और आप देखो बेटा एल्वियोलाई सैक के आसपास किस तरीके से ये क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और यही ब्लड जो है बेटा ऑक्सीजन को उठाता है और सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। अब बेटा जब हम इनहेल एक्सेल की बात कर रहे हैं तो आपने देखा सबसे पहले ऑक्सीजन नॉस्ट्रल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, होती हुई एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे स्टार लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड में जाती है। अब ब्लड से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो कहां गई बेटा, एल्वियोलाई में गई। एल्वियोलाई कहता है मेरे किसी काम की नहीं हो, निकल जाओ यहां से, तो एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल को भेज देता है। ब्रोंक्यूल कहता है मेरी भी काम की नहीं हो, ब्रोंकाई में चली जाओ। ब्रोंकाई ट्रेकिया को दे देता है, ट्रेकिया लैरिंग्स को दे देता है, लैरिंग्स फेरिंग्स को दे देता है, फेरिंग्स नेसल पैसेज को दे देता है, नेसल पैसेज से नॉस्ट्रल से आप क्या कहते हो, बाय, मत आना आप दोबारा। तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं बेटा, एक्सेल आउट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टाटा बाय बाय, कार्बन डाइऑक्साइड टाटा बाय बाय। अब जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहली चीज, जब आप इनहेल और एक्सेल करते हो तो आपके लंग्स के अंदर हवा भरती है, भरती है कि नहीं भरती है, यस। जब आप इनहेल करते हो तो आपके लंग्स के अंदर हवा भरती है, वो फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाते हैं तो वो एक्सटेंड होते हैं, और जब वो एक्सटेंड होते हैं तो आसपास की चीजों को धक्का मारते हैं, साइड हट जा, साइड हट जा, साइड हट जा। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, हमारे लंग्स के नीचे, हमारे लंग्स के नीचे, हमारे लंग्स के नीचे क्या है, एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम, जिसका नाम होता है डायफ्राम, ठीक है। तो बेटा जब हमारे लंग्स में हवा भरती है तो ये फूल जाते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और ये डायफ्राम को नीचे की तरफ धक्का मारते हैं, और जब ये नीचे की तरफ जाती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा, आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। जब हम इनहेल करते हैं, जिसको इंस्पिरेशन भी कहा जाता है, तो इनहेल करते टाइम बेटा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड, और फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे फेफड़े थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो ये दोबारा से क्या हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। डोम मतलब जैसे ये डोम मतलब है ना, डोम मतलब जैसे ताजमहल के ऊपर डोम होना, ठीक है। तो ये डोम शेप हो जाता है, याद रखना बेटा, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इसके अलावा बेटा एक चीज करके देखो, इनहेल करो, इनहेल करो, इनहेल, और रोक के रखो, रोक के रखो गाइस, रोक के रखो। बड़ा रिलैक्स, राइट। तो बेटा जब आपने इनहेल किया, जब आपने इनहेल किया तो क्या हो रहा था, यहां पे कुछ जकड़ा जकड़ा लग रहा था, कॉन्ट्रैक्ट लग रहा था। तो जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर जैसे ही हम एक्सेल करते हैं, रेस्ट इन पीस हो गया। वेरी गुड बेटा, पेपर देने के लिए दोबारा से जिंदा हो जाना, फिर मर जाना, इट्स ओके, चलता है, कभी कभी मर के जिंदा हो जाना चाहिए। आओ आओ जाओ, आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वेरी गुड। हाँ सुनो सुनो, हाँ, तो जैसे हम एक्सेल करते हैं बेटा तो डायफ्राम दोबारा से क्या है, रिलैक्स होता है। जब आपने सांस छोड़ा इतनी देर, जब आपने इतनी देर सांस रोक के, जब इतनी देर सांस रोकने के बाद आपने सांस छोड़ा, यहाँ पे बड़ा रिलैक्स हुआ था ना, हाँ, तो वही रिलैक्स, आपका डायफ्राम रिलैक्स होता है, राइट। इसके अलावा बेटा जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं बेटा, रिब्स ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ, और जब हम एक्सेल करते हैं तो दोबारा से वो क्या है, नीचे आ जाते हैं और अंदर की तरफ, राइट। जैसे सांस लो, देखो रिब्स ऊपर हो रहे हैं, बट जब सांस छोड़ रहे हैं तो दोबारा नीचे आ रहे हैं, राइट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। एयर एंटर करती है लंग्स में जब इनहेल करते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो एग्जिट करती है, गोज आउट,
राइट, ठीक है। इसके अलावा बेटा याद रखेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए फेफड़े फुफड़े नहीं होते हैं भाई, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, राइट। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट। पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, तो वो क्या करते हैं बेटा, जब उनको इनहेल करना होता है अपना माउथ ओपन करते हैं। जब अपना माउथ ओपन करते हैं तो पानी और ऑक्सीजन दोनों चीजें एक साथ उनकी बॉडी के अंदर जाती है। अब ये पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है गिल्स के पास पहुंचता है। गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अपने पास रख लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो अब जब यहां से बेटा पानी बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है। ओके गाइस, यस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये कि भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा क्यों है। यानी कि अगर आप 1 मिनट में बेटा 20 से 22 बारी सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो वो ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा वो यूज करते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई है। एंड वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली होती है उसकी मात्रा कम है। बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में 76-78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, बट जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है वो बहुत ही कम है। एंड क्योंकि उसकी मात्रा कम है तो जल्दी सांस लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास जब पेपर में टाइम कम बचता है तो तुम जल्दी पेपर करते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है उसकी कमी है, टाइम की कमी है, तो तुम काम जल्दी करते हो। एग्जैक्टली उसी तरीके से बेटा, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, इसलिए वो जल्दी क्या है, सांस लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, प्लांट्स की अगर बात करें, ना उनके पास गिल्स हैं, ना उनके पास फेफड़े हैं, ना उनके पास कुछ और सिस्टम है। सिस्टम तो भाई सिस्टम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या सिस्टम है, सिस्टम ये कि भाई इनके लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स की मदद से गैसेस जो हैं, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहीं से आना जाना हो जाता है भाई, है ना, यहीं से आना जाना हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी स्टेम होती है उसके ऊपर भी छोटे छोटे क्या है बेटा, इस तरीके से छेद के पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या हम बोल सकते हैं, ग्रुप होता है सेल्स का जिनमें पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स की मदद से गाइस, लेंटी सेल्स की मदद से क्या है, अगेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। अब बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि भाई हमारे प्लांट के अंदर कब कितनी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगी। प्लांट्स बेटा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, प्लांट्स बाहर से ऑक्सीजन भी लेते हैं, बट उनको क्या जरूरत है मैम, वो तो खुद ऑक्सीजन बना सकते हैं ना। हाँ, बट फिर भी बेटा वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटली बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि बाहर की कंडीशंस क्या है, बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, बाहर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, बाहर लाइट कितनी है, बाहर ह्यूमिडिटी कितनी है, बाहर टेम्परेचर कितना है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल बेटा, क्योंकि गैसेज हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से एंट्री एग्जिट हो जाती है। उसके अलावा जब एक बारी गैस हमारे प्लांट के अंदर घुस गई तो अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, तो ऑक्सीजन मटक के इधर से उधर पहुंच ही जाती है, तो दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बेटा। यहां पर मैं आपको बता दूंगी कौन से सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन कर ले क्या बच्चे, एकदम कह रहे हैं पोल करा दो, ठीक है भाई, 1-2 क्वेश्चन पे पोल कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कि क्या कर सकता है, अपनी बॉडी से बाहर आउटसाइड द फूड क्या है, फूड को डाइजेस्ट कर सकता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। आपको बताना है कौन से ऑर्गेनिज्म की बातें हो रही हैं, विच ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड मतलब कौन करेगा, क्या आंसर होगा। सैप्रोट्रॉफ कौन होते हैं, सैप्रोट्रॉफ होते हैं बेटा हमारे फंजाई, जैसे कि ब्रेड मोल्ड। बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं काफी बार ये क्वेश्चन कराती भी हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलत आंसर करते हैं। जैसे कि तुमने भी बेटा यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी किया, बट आंसर ऑप्शन डी होगा। 74% बच्चों ने से आंसर किया है, नॉट बैड, गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगेन बेटा वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, ये तो डिपेंड करती है गार्ड सेल के ऊपर। ओहो मैम ने तो हमें हिंट दे दिया, 3 ऑप्शन में बेटा गार्ड सेल लिखा हुआ है, अब तुम खुद बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है,
किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज किसके ऊपर डिपेंड करता है? गार्ड सेल्स के ऊपर करता है, गार्ड सेल्स के ऊपर करता है, गार्ड सेल्स के ऊपर करता है। बट क्या जब हमारे गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, पानी एंटर करता है तो वो क्या है बेटा, ओपन हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब पानी बाहर जाता है तो वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा एज द करेक्ट आंसर। ये क्या हुआ माता जी? माय गॉड, इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपके माउथ के अंदर कम सलाइवा सिक्रीट होगा, अगर आपके माउथ के अंदर कम सलाइवा सिक्रीट होगा तो इसमें से कौन सा रिएक्शन या कौन सी एक्टिविटी अफेक्ट होगी? प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, स्टार्च सिंपल शुगर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर शुगर अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। अगर आपके माउथ के अंदर कम सलाइवा होगा, if you will have less saliva in your mouth, what will happen? ओके तो बेटा सलाइवा का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर माल्टोज शब्द ना देके सिंपल शुगर दिया हुआ है। तो बेसिकली आंसर यहां पे आपको याद ये रखना है, एस फॉर सलाइवा, एस फॉर स्टार्च, एस फॉर सलाइवा, एस फॉर स्टार्च। ठीक है बेटा, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, एंड सलाइवरी अमाइलेज क्या है बेटा, स्टार्च। एस फॉर सलाइवरी अमाइलेज, एस फॉर स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47%। क्या चल रहा है ये? शॉक, टीचर शॉक, स्टूडेंट्स रॉक, स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Which one of the following options includes the products formed after the glucose breakdown? जब आपके मसल्स के अंदर बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये बताना है। मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की लैक है, लैक मतलब डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, कमी है भाई ऑक्सीजन की, कमी है ऑक्सीजन की। तो क्या होगा जब मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या बनता है, क्या बनता है? सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ के आंसर करना। यू कैन डू इट गाइज, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। What will happen? Very good. तो लैक्टिक एसिड बनेगा, बट इसमें से कौन सा आंसर सही है बेटा? लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी बनती है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, मर जाओगे तुम। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर तुम्हारी बॉडी से ब्लड में चला गया ना बेटा, मर जाएंगे लोग, मर जाते हैं लोग, अंगीठी चला के सोते हैं, रात को सुबह उठते ही नहीं है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बेटा? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने बच्चे, ओके नाउ इट्स गुड, 72% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए बिड़ू, क्या कहती है जनता? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपको बताना है इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या होगा सही आंसर? तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन कराता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट्स की डाइजेशन कराता है। तो आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा एज द करेक्ट आंसर। एंड मुझे वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ बेटा, जब आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, डू यू फील कॉन्फिडेंट? चलो जल्दी बताओ बेटा, डू यू फील कॉन्फिडेंट? लग रहा है कि हाँ यार आंसर तो मैं कर पा रहा हूं, शायद से मेरा नैया पार लग जाएगी, मैं फेल नहीं होऊंगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये बताओ, मजा आ रहा है? मजा आने के साथ साथ कॉन्फिडेंस आना भी बेटा बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। डू यू फील कॉन्फिडेंट कि यस मैम पेपर में अगर इस तरीके के सवाल आए गए तो हम कर लेंगे?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम ट्रांसपोर्टेशन है। जैसा कि मैंने कहा बेटा, बॉडी के अंदर चीजों को इधर से उधर पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स की वजह से होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हम इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सबसे पहले ब्लड की बात कर लेते हैं। भाई ब्लड एक रेड कलर की फ्लूइड है, एक तरीके का टिश्यू है। टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल से मिलकर बना है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, जो चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर हम अपने ब्लड की बात करें, वो जितना भी लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जितना भी लिक्विड पार्ट है बेटा हमारे ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। यही क्या है, फूड का डाइजेशन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइजेशन कराता है, वेस्ट का डाइजेशन क्या बोल रही हूँ, उल्टा बोल दिया, सॉरी, डाइजेशन कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट है ना। तो प्लाज्मा की मदद से क्या होता है बेटा, प्लाज्मा की वजह से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट, कार्बन, वेस्ट, हार्मोन, सब चीजों का ट्रांसपोर्ट ये कराता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बेटा, एंटीबॉडी नाम के प्रोटीन्स बनाते हैं और बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। पैथोजन बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया वायरस को जो बीमारियां कॉज करते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे ब्लड के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं, और जब ब्लड क्लॉट होता है तो हमारी जो चोट लगी है, जो वुंड हुआ है, वो क्या होता है, सील हो जाता है। और जब वो सील हो जाता है तो हमारा जो ब्लड का लॉस है वो नहीं होता, तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई क्यों जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी होती है। क्योंकि बेटा अगर हमारी हमको चोट लग गई, चोट लगने पे क्या हुआ बेटा, ब्लड वेसल लीक हो गई। ब्लड वेसल लीक होगी तो बहुत सारी ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर आएगा, ब्लड का लॉस होगा। और अगर ब्लड का लॉस ज्यादा हो गया तो क्या हो गया बेटा, हमारा ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा हमारा। बेटा देखो, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड, गिलास नहीं है कैसे बताऊं। मान लो बेटा एक बोतल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, एक बोतल में कम पानी भरा हुआ है, तो जिसमें ज्यादा पानी होगा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। एग्जैक्टली तो जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम होने लगेगा तो वहां पर ब्लड का प्रेशर भी कम होगा, और जब ब्लड का प्रेशर कम होगा बेटा तो जो उसकी जो स्पीड है ना, उसका जो फ्लो है वो भी अफेक्ट होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएंगी। जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जिंदा रह पाओगे, नहीं जिंदा रह पाओगे, मर जाओगे। सो ठीक है, मर जाएगा तू। ठीक है बेटा, तो खुद को आप कैसे बचाती है आपकी बॉडी जैसे आपको चोट लगती है धीरे धीरे वहां पे ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देती है, सो दैट ब्लड लॉस ना हो। अब इसके अलावा बेटा हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्यूब्स की। भाई कौन सी ट्यूब्स, जिन ट्यूब्स के अंदर आपका ब्लड बहता है, जिन ट्यूब्स के अंदर बेटा क्या है, आपका ब्लड बहता है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, ए फॉर आर्टरी, ए अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स, मान लो बेटा ये आपका हार्ट है, अगर ब्लड वेसल क्या कर रही है, आपके ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेकर जा रही है तो वो हो गई आर्टरी। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलती है। इसके अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो हाई प्रेशर में क्या करता है, ट्रैवल करता है, और उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं काफी थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। वॉल्स क्या होता है भी बताती हूँ। इसके अलावा होती है बेटा वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट के पास। ठीक है, तो मान लो ये वेन है, तो वेन क्या कर रही होगी, वेन ब्लड को हार्ट के पास ला रही होगी, वेन ब्लड को हार्ट के पास ला रही होगी, वेन ब्लड को हार्ट के पास ला रही होगी। ठीक है, तो ये ब्लड को लेके जाती है हार्ट की तरफ। अब जो ब्लड बेटा वेन के अंदर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, ऐसा नहीं ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, जिसके कारण क्या है बेटा, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। तो वेन के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसका प्रेशर भी बेटा बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, लो प्रेशर होता है, इसलिए बेटा वेन्स जो है इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं और पतली, मतलब एज कंपेयर टू आर्टरी से पतली होती हैं। ठीक है, अभी ये वॉल्व क्या है मैं बताती हूँ। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही पतली पतली। ठीक है, अगर बेटा ध्यान से देखना, ये आर्टरी है, ये वेन्स हैं, ये कैपिलरीज है। ठीक है,
इतना फर्क है बेटा, ठीक है, इतना फर्क है। तो कैपिलरीज जो होती हैं बेटा बहुत ही पतली 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 क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनका काम क्या है बेटा, हमारे सेल को फूड देना, ऑक्सीजन देना, और बदले में बेटा वेस्ट लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। तो मान लो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है बेटा यहां से जाएगी सेल के पास, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो यहीं कैपिलरी के अंदर जाएगी। कभी ये वाली ब्लड वेसल्स ये सब काम नहीं कराती है ना, कभी ये वाली ब्लड वेसल्स ये सब काम नहीं कराती। तो चीजों को एक्सचेंज कराने का काम कौन करती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज करती हैं। इनके अंदर बेटा थोड़ा मिक्स टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड भी, डीऑक्सीजनेटेड भी। इनके अंदर ब्लड का प्रेशर थोड़ा मीडियम ही होता है, और ये बहुत ही पतली होती हैं, वेरी वेरी थिन, तीनों में से सबसे पतली यही होती हैं, ठीक है। अब आखिरी में बेटा एक पॉइंट था जिसका नाम था वॉल्व्स। सो बेसिकली हमारे V फॉर वेन्स, V फॉर वॉल्स, राइट, V फॉर वेन, V फॉर वॉल्स। हमारी वेन्स के अंदर बेटा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, इस तरीके के, ओके आई फॉरगॉट द GIF, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका नाम वॉल्स होता है। वॉल्स क्या करते हैं बेटा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं। वॉल्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या है, रोकते हैं। इफ आई एम सेइंग दीज आर द वेन्स, तो इनके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड को वापस आने से रोकते हैं। एक बार ये ब्लड यहाँ पे चला गया तो हम नहीं चाहते कि वो वापस आए, हम नहीं चाहते कि वो वापस आए, ठीक है। तो उसको रोकते हैं बेटा, एक बार ब्लड चला गया ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, फिर आगे चला गया फिर क्लोज हो जाएंगे। तो मैम यहाँ पे नहीं होती वो प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई है तो वो आगे जाता है, बट यहाँ पे प्रेशर कम है इसलिए बेटा वो वापस जाने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बेटा एज वी मूव फॉरवर्ड यहाँ पर आपको 4 ब्लड वेसल्स का नाम याद रखना ही रखना है, 4 ब्लड वेसल्स का नाम याद रखना ही रखना है। पहली है बेटा आयोटा, A फॉर आयोटा, A फॉर आर्टरी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। V फॉर वेना कावा, V फॉर वेन, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, ठीक है। उसके अलावा पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी मतलब लंग्स, A फॉर आर्टरी मतलब लंग्स से कुछ लेना देना है। देन वी हैव पल्मनरी वेन, देन वी हैव पल्मनरी वेन, अगेन लंग्स से कुछ लेना देना है तो वेन, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, आयोटा क्या करती है, क्योंकि ये आर्टरी है तो ये हमारे हार्ट से ब्लड को उठाती है और बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। आर्टरी है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को उठाएगी और दूर लेकर जाएगी, और क्योंकि ये आर्टरी है तो इसमें देखो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। वेना कावा वेन है तो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाएगी, हार्ट की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि वेन है तो देखो इसके अंदर ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करती है और हार्ट की तरफ लेकर जाती है। ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, स्टार लगे हुए हैं, ध्यान रखना भाई, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। सबसे पहली चीज, अगर ये आर्टरी है तो ब्लड को क्या लेके जाएगी, हार्ट से दूर लेकर जाएगी। पल्मनरी शब्द आ गया, पल्मनरी मतलब लंग्स, ठीक है। तो आर्टरी है तो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी, और किसके पास लेकर जाएगी, लंग्स के पास। बट यहाँ पे मैम एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या, आपने कहा था आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है। एग्जैक्टली एक्सेप्शन है, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अकेली ऐसी एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा पल्मनरी वेन, वेन है तो टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाएगी, ब्लड को लेके जा रही है। पल्मनरी मतलब लंग्स है तो लंग्स से ब्लड को उठाती है और हार्ट की तरफ लेकर जाती है। अकेली ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अकेली ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतनी बात सबको समझ आई है तो आगे भी समझ आ जाएगा। अब हमको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है भाई। हार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, है ना, हार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, है ना। कहीं पर लिखा होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। भाई ये सब क्या है, देखो बेटा हमारे हार्ट को 2 साइड्स में डिवाइड किया गया है। ये आपको जो पिंक वाली साइड दिख रही है ये लेफ्ट हो गई, और जो ब्लू वाली साइड दिख रही है ये ब्लू हो गई। क्या सच्ची में पिंक होती है? अरे नहीं भाई, तुमको पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरे हार्ट का लेफ्ट साइड हो गया, ये मेरा राइट हैंड है तो ये मेरे हार्ट का राइट साइड हो गया, राइट। अब बेटा देखो जो ऊपर वाले कमरे होते हैं ना, जो ऊपर वाले कमरे होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला कमरा हो गया, ये ऊपर वाला कमरा हो गया, इनको चेंबर कहा जाता है, ठीक है। उनका साइज छोटा होता है। जो नीचे वाले कमरे होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनका नाम होता है वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, ये कौन सी साइड है, राइट, ये कौन सी साइड है, राइट, ठीक है। ऊपर वाले कमरों का नाम क्या होता है,
एट्रियम, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले कमरों का नाम क्या होता है? एट्रियम, तो ये हो गया राइट एट्रियम। नीचे वाले कमरों का नाम क्या होता है? वेंट्रिकल, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले कमरों का नाम क्या होता है? वेंट्रिकल, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। ऊपर वालों का साइज छोटा, नीचे वालों का साइज बड़ा। ऊपर वालों की जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं, और नीचे वालों की दीवारें क्या है भाई? मोटी होती हैं। अब बेटा जो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके बीच में एक बड़ी सी दीवार होती है जिसका नाम सेप्टम होता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं जाता, यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं आता। उसके अलावा बेटा अगर हम यहाँ पर देखें, ऊपर वाले कमरों का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ऊपर वाले कमरों का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। तो हार्ट के अंदर कभी भी ब्लड अगर आएगा तो किधर आएगा? एट्रियम में आएगा, है ना। कभी भी बेटा अगर ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है तो हमेशा एट्रियम में करता है, अब कौन से चेंबर में कैसा ब्लड एंटर करता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा इन्होंने अपना काम बांट रखा है, लेफ्ट साइड वाला हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कहता है कि भाई आई विल डील विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरे पास सिर्फ वही ब्लड भेजना जो ऑक्सीजनेटेड हो, डील डन। और राइट साइड ऑफ द हार्ट कहता है भाई मेरे पास सिर्फ वही ब्लड भेजना जो डीऑक्सीजनेटेड हो। तो लॉर्ड आपका क्या हो गया? एक ट्रिक हो गया टू लर्न दिस, ठीक है, ये एक ट्रिक हो गई टू लर्न दिस। एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बेसिक्स हैं। ब्लड को रिसीव कौन करेगा? आइए पधारिए, एंट्री करिए। तो ब्लड हमेशा बेटा इनके थ्रू ही एंटर करता है। यहां से ऑक्सीजनेटेड आएगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड आएगा। एट्रियम क्या करता है? वेंट्रिकल को देता है। वेंट्रिकल को देता है, ठीक है। वेंट्रिकल उसको पंप करता है, धक्का मार के हार्ट से बाहर निकालता है। वेंट्रिकल क्या करता है? धक्का मार के उसको बाहर निकालता है। अब कहां से ब्लड कहां जाता है बेटा, ये हम पढ़ देंगे। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना बेटा, हमारे हार्ट के अंदर भी वॉल्स होते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को क्या है? रोकते हैं, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। जल्दी पानी पी लो, पी लिया? ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। Everybody will pay attention what I am saying। सबसे पहले क्या है बेटा? लंग्स का यहाँ पे रोल समझना होगा। हम क्या करते हैं? हम इनहेल करते हैं। बेटा? हम करते हैं इनहेल। नाच ले बहन तू पहले ले, है ना। हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं इनहेल। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन बेटा हमारे लंग्स में से निकलकर ब्लड में जाती है। अब जब ये ब्लड में जाएगी तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजन से भर चुका है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा हमें हार्ट तक पहुंचाना है, टुवर्ड्स द हार्ट। कौन लेकर जाएगा? वेन। तो हमारी पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग्स से ब्लड को उठाती है और लेके जाती है हार्ट के पास। अब तुम खुद बताओ बेटा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड? मैम ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो ये लेफ्ट तरफ जाएगा। वेरी गुड, लेफ्ट तरफ आ गया। अब जब ये लेफ्ट तरफ आया भाई, तो ये एंट्री करेगा हार्ट में। कौन से चेंबर से करेगा? एंट्री तो मैम एट्रियम से होती है। वेरी गुड, तो यहां से हमारे ब्लड की एंट्री लेफ्ट एट्रियम में हो जाती है। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या है बेटा? पूरा ब्लड भर जाता है। जब पूरा लेफ्ट एट्रियम ब्लड से भर जाता है तो इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको धक्का मार के क्या है? पंप कर देता है, बाहर भेज देता है। और जब ये बाहर जाता है तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। अब पूरे बॉडी पार्ट्स तक इसको कौन लेके जाएगा भाई? आयोटा मौसी। आयोटा बड़ी सी क्या है बेटा? आर्टरी है, अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जा रही है। कहां लेकर जाएगी? बॉडी पार्ट्स तक। सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, सारे बॉडी पार्ट्स खुशी में झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे, है ना, एकदम गिटार बजने लगेंगे। वाह, ऑक्सीजन आ गई है, जश्न मनाया जाए, है ना। तो बेटा इनको ऑक्सीजन मिल जाती है और इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर एकदम से बॉडी ऑर्गन्स को याद आता है कि अरे भाई हमने तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करी थी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जो कि वेस्ट है, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। तो अब बेटा हमारे बॉडी पार्ट्स में से क्या है?
हमारी सेल्स में से, हमारी टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारे ब्लड में चली जाती है। अब जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ऑक्सीजन तो ले ली और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और डाल दी, तो ऑक्सीजन कम हो गई है ना, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ब्लड हमारा हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड हमारा हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा वेना कवा उठाती है और लेकर जाती है किसके पास, एट्रियम के पास। कौन सा एट्रियम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट तरफ जाएगा या राइट तरफ, राइट तरफ जाएगा, तो राइट तरफ बेटा क्या है, ये ब्लड पहुंचता है, राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भर जाता है, राइट एट्रियम अपने वॉल्व को खोलता है और राइट वेंट्रिकल को दे देता है। राइट वेंट्रिकल कहता है क्या यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का मैं क्या करूं, मेरे किसी काम का नहीं है। फिर वो फोन करता है लंग्स को कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहा हूं, प्लीज इसको बाहर पहुंचा दे यार, ठीक है। तो यहां से बेटा राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को एक ब्लड वेसल को देता है जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी को ये वाला ब्लड दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी को ये वाला ब्लड दिया जाता है, और पल्मोनरी क्योंकि आर्टरी है तो इसको हार्ट से दूर ले जाती है और किसके पास ले जाती है, लंग्स के पास। लंग्स क्या करते हैं बेटा, क्या ही करेंगे, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल आउट कर देते हैं, वो इसको बाहर की तरफ एक्सेल आउट कर देते हैं, वो इसको एक्सेल। बेटा एक बार लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको दे दूंगी 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट, ठीक है बेटा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू हुए, फिर हम धुन धुन करके यहाँ आए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा मुझे, हम यहाँ से चले और हमने अपना चक्कर यहाँ पे आके पूरा करा, इस प्रोसेस के दौरान हमारा ब्लड जो है हार्ट में कितनी बारी गया, बस आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, बस आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, प्लीज आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। हम यहाँ से शुरू हुए और हम दोबारा से यहीं पहुंच गए, तो कितने, अरे वेरी गुड, 2 बारी, वेरी गुड है ना। सबसे पहले तो भाई जब हम यहाँ से चले थे, ब्लड यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ आया पहली बारी, फिर उसके बाद निकल गया फिर से हार्ट में गया तो दूसरी बारी है ना, और फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक चक्कर मतलब एक सर्किट पूरा करने के चक्कर में हमारे ब्लड को 2 बारी हार्ट में जाना पड़ रहा है ना। यहाँ से निकले, ये गर गए भाई ब्लड हार्ट के अंदर एंटर, फिर दोबारा से फिर एक बार एंट्री कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 बारी ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है, क्योंकि ब्लड 2 बारी हार्ट के अंदर जा रहा है इसलिए इस प्रोसेस का नाम डबल सर्कुलेशन है। अब जब बेटा ये डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस हो रही है तो देखो हो क्या रहा है, देखो हुआ क्या, हार्ट में था ना ब्लड, हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी पार्ट्स के पास गया, बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट में आया, फिर हार्ट से दोबारा लंग्स के पास गया, लंग्स से फिर बॉडी पार्ट में आया। क्या हो रहा है, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, हार्ट ने लंग्स के पास पहुंचाया, लंग्स ने फिर ब्लड हार्ट को दिया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हार्ट से लंग्स के पास गया, लंग्स से दोबारा हार्ट के पास गया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास गया, बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो क्या, यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, कार्बन डाइऑक्साइड से परेशान था, लंग्स को दिया, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, बदले में ऑक्सीजन दिया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ पे देखो बेटा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स ने ले लिया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बता देती हूँ कि लिखना क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। अगर हम बात करें बेटा वर्टिब्रेट्स की, ऐसे एनिमल जिनके पास अपनी खुद की वर्टिबल कॉलम यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको मेजरली क्या है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पाइसेस मतलब फिशेस, एम्फीबियंस मतलब जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, रेप्टाइल्स तो रेप्टाइल्स ही होते हैं, सांप जैसे तुम्हारे दोस्त, जैसे कि नागिन लोग है ना, जो जहर भर रहे हैं जीवन में,
उसके अलावा बेटा एव्स, जिनको बर्ड्स बोल